हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल टीच में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में। तो आज का अध्ययन हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कावेरी डेल्टा जो है कैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी जो है दिल्ली में रही हो। दिल्ली जो है महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। चौहानों को हम लोग चहमान के भी नाम से जानते हैं। तोमरों और चौहानों राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। तो तोमरों और चौहानों के शासनकाल में ही दिल्ली जो है वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई। तो सल्तनत की स्थापना होने के बाद ही दिल्ली जो है राजधानी में बदल गई थी, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। 5 वंशों से मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी थी। तो 5 वंशों से मिलकर जो है दिल्ली की सल्तनत बनी थी। 5 वंशों के बारे में आगे पढ़ेंगे। सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए जिसमें थे दिल्ली, एक कुहना, सीरी और जहांपनाह नगर। तो स्लाइड में मैंने लगाया है जहांपनाह, दिल्ली, एक कुहना और सीरी। तो अब हम लोग देखते हैं दिल्ली के शासक के बारे में। पहले हम लोग देखेंगे राजपूत वंश। तो तोमर का शासनकाल था आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 ईस्वी तक और अनंगपाल का शासनकाल था 1130 से 1145 ईस्वी। चौहान वंश का 1165 से 1192 ईस्वी। और फिर पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, जिन्होंने तराइन के प्रथम और सेकंड युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी से, जिसमें उनको पराजय का सामना करना पड़ा था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान लड़े थे। तो सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे और मोहम्मद गोरी तराइन का सेकेंड युद्ध में जीत गया था। प्रारंभिक तुर्की शासक, उनका शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन ही कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश आता है। तो फर्स्ट है गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया। इसका शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी। उसके बाद रजिया सुल्तान आए 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया। इसका शासनकाल था 1266 से 1284 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम जो है गुलाम वंश था। उसके बाद खिलजी वंश आया सल्तनत में। खिलजी वंश, इसका शासनकाल था 1290 से 1320। इसमें जो था जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। तो इसका शासनकाल था 1290 से 1296 ईस्वी। और अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था और दामाद भी था, दोनों था। तो इसका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी। उसके बाद आया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल था 1320 से 1324 ईस्वी और तुगलक वंश का शासनकाल चला 1320 से 1414 ईस्वी। उसके बाद आया मोहम्मद तुगलक। इसका शासनकाल था 1324 से 1351 ईस्वी। फिर फिरोज शाह तुगलक आया। उसका शासनकाल था 1351 से 1388 ईस्वी। तो उसके बाद सैयद वंश आया और इसका शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी।
इसमें था खिजर खां और इसका शासनकाल था 1414 से 1421 ईस्वी। फिर आया लोधी वंश, तो लोधी वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, इसका शासनकाल था 1451 से 1489 ईस्वी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम जो वंश था वह था लोधी वंश और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के बारे में। फर्स्ट में है गुलाम वंश, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश था, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद सेकेंड में आया खिलजी वंश, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश, इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद थर्ड में आया कौन सा वंश? तुगलक वंश, इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक वंश। उसके बाद आया सैयद वंश, इसमें आया खिजर खां सैयद वंश। और 5 में है लोधी वंश। तो लास्ट में लोधी वंश, और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और इसका सबसे अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पांडुलिपि के बारे में। तो पांडुलिपि जो है सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं, इसे भी हम लोग देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। फर्स्ट है कागज तैयार करना, सेकेंड है लेखन कार्य, और थर्ड है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना। उसके बाद है फोर्थ में है जिल्द तैयार करना। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हम लोग उसे भी देखते हैं। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला, भवन का निर्माण जो हुआ उसके अनुसार के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख जो है एक वचन है और इसको तवारीख भी कहा जाता है, तो वो तवारीख जो है बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तारीख या तवारीख जो है सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा जो थी उस समय फारसी थी, उसी भाषा में लिखी गई थी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि तवारीख के बारे में दिए हुए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं। तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो तवारीख या तारीख के जो लेखक हैं वह विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो तवारीख के जो लेखक थे यानी इतिहास जो लिखते थे, तवारीख जो लिखते थे वह सुल्तानों के लिए उनसे जो है ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा जाता था। सुल्तानों से ढेर सारे उपहार मिलने की आशा में लिखा जाता था तवारीख। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो थी 1236 में सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। तो उस युग के इतिहासकार जो थे मिन्हाज-ए-सिराज, उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो मिन्हाज-ए-सिराज जो है
रजिया सुल्तान को एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो सन 1240 में जो है दरबारियों के द्वारा उसे सिंहासन से हटा दिया गया रजिया सुल्तान को। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं न्याय चक्र के बारे में। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। तो 13वीं सदी के इतिहासकार जो फख्र-ए-मुदब्बिर थे उन्होंने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रजिया के बारे में। मिन्हाज-ए-सिराज के विचार क्या थे तो उसे भी हम लोग पढ़ते हैं। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो रजिया जो थी अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। तो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय जो है काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। तो रुद्रमा देवी ने 1262 से 1289 ईस्वी तक शासन किया था। उसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया सुल्तान का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो काकतीय वंश जो कि रुद्रमा देवी जिसकी शासिका थी, उन्होंने अपने अभिलेखों पर अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उन्होंने शासन किया था 980 से 1003 ईस्वी तक। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा उदाहरण के लिए लोग मानते थे। तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा जो है लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिंग भेद के बारे में। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। तो दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार है वह गैरीसन शहर से साम्राज्य तक कैसे हुआ उसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसन यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से पर शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। तो शहरों से संबंध उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका जो नियंत्रण था न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो भीतरू प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, तो इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का जो है नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था।
बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक जो था गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। तो गैरीसन का जो स्थापना किया गया वह गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो गैरीसन का जो स्थापना किया गया वह गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं को पूर्ति करते थे। तो भीतरी शहर उसे कहा जाता था जो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं को पूर्ति करते थे, तो उसे भीतरी प्रदेश कहा जाता था। गैरीसन शहर किलेबंद बचाव जहाँ सैनिक रहते थे। तो गैरीसन शहर उसे कहा जाता था जहाँ किलेबंद बचाव और सैनिक रहते थे। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। तो इन अभियानों के दौरान जो है गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया था। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरीसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर भी हुआ। तो दूसरा विस्तार जो है सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके जो है अभियान शुरू किए गए सैनिक अभियान और यह अभियान जो है मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था सैनिक अभियान। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलामों और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लिए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। तो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत जो थी अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मगर देखा जाता है कि 150 वर्ष बाद जो है मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। तो मोहम्मद तुगलक ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर भी कब्जा किया और इसके सूबेदार जो थे प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। तो मोहम्मद तुगलक के सूबेदार और प्रशासक जो थे मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते थे। तो हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, दिल्ली के सुल्तान। तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान हम लोग देखते हैं। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत सबसे पहले उसने अधिकार किया था 1296 में करा पर, उसके बाद 1299 में किया था गुजरात पर, तो 1296 में किया था करा पर और 1299 में गुजरात पर और 1301 में रणथंभौर पर और 1303 में चित्तौड़ पर, जहाँ के राजा थे राजा रत्नसेन और उनकी पत्नी पद्मावती थी। और वहीं पे माडूफ पे किया था 1305 ईस्वी में।
तो आप लोग देख लीजिए इस स्लाइड को एक बार। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फिर। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा मीनार जो है बनवाई गई थी। तो 12वीं सदी के आखिरी दशक में जो है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार जो है बनवाई गई। तो 12वीं सदी के आखिरी दशक में जो है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा मीनार जो है बनवाई गई थी। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। तो जामा मस्जिद जो है दिल्ली सुल्तानों के द्वारा बनवाए गए जो सबसे पहले शहर में बनवाए गए थे। तो जामा मस्जिद जो है दिल्ली सुल्तानों के द्वारा सबसे पहले शहर में बनवाए गए थे। इतिहास में इस शहर को दिल्ली-ए-कुन्हा पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। तो दिल्ली-ए-कुन्हा मस्जिद का जो है इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। मीनार 3 सुल्तानों कुब्बत, तो मीनार जो है 3 सुल्तानों ने मिलकर बनवाया था। फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद है इल्तुतमिश और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें 3 शासकों ने का हाथ है मीनार बनवाने में, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। तो बेगमपुरी मस्जिद जो है वह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह जो कि विश्व की शरण स्थली वर्तमान में बन गई की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी भी परिवर्तन करवाया था और दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले गया था। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मस्जिद के बारे में। यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा को टेकना होता था और पैबोश यानी पाँव को चुमा जाता था। तो सजदा और पैबोश आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, सजदा और पैबोश के बारे में। तो सजदा यानी घुटने और माथा को टेका जाता था और पैबोश यानी पाँव को चुमा जाता था। जामा मस्जिद या फिर मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है, जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ सभी लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। यानी नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। तो नमाज की रस्म के लिए जो है सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है कि वही नमाज की रस्म का पालन करेगा। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है। तो इमाम जो है शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा हुआ इस्लाम में भी देता है, शुक्रवार को धर्मोपदेश देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। अरब जो है भारत से पश्चिम में है, तो मक्का मदीना अरब में ही, तो भारत के लोग जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो मक्का की ओर की दिशा को जो है किबला कहा जाता है, किबला। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। तो मोठ की मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्रियों के द्वारा बनवाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित करवाया गया था। तो वहीं पे जमाली कमाली की मस्जिद जो है 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित करवाया गया था। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। तो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का
बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बांध को प्रबल करना जरूरी था। तो एक समुदाय का अंग होने के बांध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो मुसलमान जो है अनेक और भिन्न भिन्न जो है प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो मस्जिदों को क्यों बनवाया गया था? क्योंकि मुसलमान जो थे अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे, तो इसलिए मस्जिदों का शासकों ने निर्माण करवाया, जिससे सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर और नमाज पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।